हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है। हमने शुरू कर रखी है पार्टनरशिप और अब है पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का समापन। तो चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं ताकि पता लगे कितना हमें आता है और कितनी ज़रूरत है। सो व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड इन पार्टनरशिप, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा कि जो वसूली खाता होता है वो पार्टनरशिप में कब तैयार किया जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जब फर्म का समापन होता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म के विघटन के समय ये खाता तैयार होता है। हमें पता है कि जब एडमिशन वाला क्वेश्चन होता है, जहाँ कोई पार्टनर आता है, उस समय आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है या डेथ का क्वेश्चन है, उस समय भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लेकिन जब किसी फर्म का समापन हो जाता है, फर्म अपना व्यापार बंद कर देती है, असेट को बेच दिया जाता है, लायबिलिटीज़ को निपटा दिया जाता है, तो उस प्रोसेस से होने वाले लाभ हानि की जानकारी के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये बेसिकली नॉमिनल नेचर का होता है, नाम मात्र का होता है, और ये लाभ हानि बताता है। जो भी लाभ हानि इससे निकल के आएगा वो पार्टनर्स में चला जाएगा। बाकी अपन अभी और सीखेंगे। इसका आंसर सिंपली डी रहा। सो सेकंड क्वेश्चन, चलो, रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार का खाता है? क्या ये पर्सनल खाता है, रियल खाता है, नॉमिनल खाता है? जी हाँ, ये एक नॉमिनल खाता है। ये कहना कि ये केवल एक मेमोरी के लिए, स्मृति के लिए बनाया जाता है, नहीं सही है। यह एक नाम मात्र का खाता है। हर वो खाता जो लाभ हानि बताता है। तो वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग होता है, रियलाइजेशन अकाउंट अलग होता है, पर अगर कोई समानता की बात करें तो एक समानता ये है कि ये दोनों ही खाते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पार्टनरशिप में, ये दोनों ही खाते नॉमिनल नेचर के हैं। ठीक है जी, चलिए, तो इसका आंसर सिंपली सी रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन all the asset of firm are transferred to the realization account at market value, at book value, at cost value और at replacement value। सिंपल, बट आपको पता होना चाहिए कि जब आप फर्म का समापन करते हो, अपन एक डमी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, यहाँ पे मशीन है, ठीक है, और मशीन 50,000 रुपये की है, और दूसरी एसेट्स में मान लो डेटा ले लेता हूँ, यहाँ 40,000 है, यहाँ माइनस पीबीडी है जो कि 4,000 है, और बाहर 36,000 है। तो बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी असेट है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें हमें पता है कि जो भी आपको एसेट साइड में दिखाई दे रहा है उनका डीआर नेचर होता है, ये आप जानते हो। तो मशीन का बेसिकली डीआर नेचर होता है, तो हम मशीन को सीआर करेंगे, यानी इस तरह से हम मशीन के खाते को क्लोज करेंगे और ये एंट्री 50,000 से करेंगे। भले ही ये मशीन ओरिजिनली 60,000 रुपये में खरीदी गई हो और अब आज के दिन वो 50 पे चल रही है, तो हम जो उसकी बुक वैल्यू है, जो आप ये देख रहे हो, उस पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब डेटर में बाहर अंदर 40 लिखा हुआ है, बाहर 36 लिखा हुआ है, मतलब 4,000 रुपये हमें लग सकता है, डूब सकता है। लेकिन जो डेटर्स की बुक वैल्यू है वो 40,000 है, तो हम डेटर को भी उसकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ आएगा रियलाइजेशन। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी असेट होते हैं, अगर उनसे वसूली होनी है तो बाद में भले ही वसूली कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम असेट को उनकी बुक वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुस्तक मूल्य, या एक और हिंदी हो सकती है बही मूल्य, यहाँ पे मैंने लिखा पुस्तक मूल्य या बही मूल्य, उस मूल्य पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे ये जो पीबीडी आपको दिखाई दे रहा है उसका सीआर नेचर होता है, तो इसकी आपको एक अलग से एंट्री और करनी पड़ेगी, पीबीडी डेबिट टू रियलाइजेशन। पर ये एंट्री अलग से होगी, डेटर उसकी बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र होगा, इसलिए इसका आंसर बी रहेगा। होप मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ, आसान है और ये चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। द प्रॉफिट or loss revealed by realization account is transferred to the capital account of the partners in profit sharing ratio, capital ratio, gain ratio, sacrifice ratio। मतलब होगा क्या,
आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें आप सारे असेट ट्रांसफ़र करेंगे, सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, असेट से वसूली होगी, लायबिलिटीज़ का पेमेंट होगा। ये सब करने के बाद सपोज़ करो यहाँ पे 50,000 का रिजल्ट आया, जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आया मान लो, तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में जाएगा। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में जाएगा। क्वेश्चन ये था कि किस रेशो में जाएगा, तो ये पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें जाएगा। जैसे मान लीजिए XYZ है, उनका रेशो 3:1 है। अगर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कह भी दूं कि जेड इसमें दिवालिया हो गया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी वसूली खाते का नतीजा होगा, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो चाहे दिवालिया वाला क्वेश्चन हो, वसूली खाते का रिजल्ट हमेशा और हमेशा सभी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें जाएगा, लाभ हानि का अनुपात लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली ए रहा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे हैं। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी भी रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट एंट्री विल बी पास्ड इफ अ पार्टनर टेक्स ओवर अ लायबिलिटी ऑफ अ फर्म। यदि कोई साझेदार किसी फर्म के दायित्व को अपने ऊपर ले लेता है तो कौन सी प्रविष्टि पारित की जाएगी। तो आप पहले बात समझिए। सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में X और Y नाम के 2 पार्टनर थे और क्रेडिटर थे 80,000 रुपये के। अगर फर्म के समापन का क्वेश्चन है तो पहली बात तो क्रेडिटर जिसका CR नेचर होता है
हमने एक एंट्री तो ये करी होगी, क्रेडिटर्स डेबिट टू रियलाइजेशन, एक एंट्री तो ये हुई ही होगी, क्योंकि फर्म के समापन में सबसे पहला काम ये है कि हम असेट को ट्रांसफ़र करते हैं, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, और ये एंट्री हुई होगी। इसके बाद दो चीज़ें संभव है, हो सकता है कि इन क्रेडिटर का पेमेंट हम करें यानी फर्म करे। अगर ऐसा होता कि इसका पेमेंट फर्म करती तो कैश जाता और ऊपर रियलाइजेशन लिखा जाता, रियलाइजेशन टू कैश, कि सर पेमेंट क्रेडिटर्स को हो रहा है तो क्रेडिटर टू कैश नहीं होगा। नहीं, एक बार जब ये एंट्री हो जाती है, जिसको ट्रांसफ़र एंट्री बोलते हैं, ये हो जाती है फर्म के समापन के समय, तो इसके बाद पेमेंट करने पर रियलाइजेशन टू कैश होती है। अब आप कहानी में यूं सीन मानो कि जैसे एक्स है, वो ये कहता है, मान लो कहता है कि इन क्रेडिटर्स को मैं जानता हूं, इनका पेमेंट मैं कर दूंगा, तो यानी इस कहानी में पेमेंट एक्स दे रहा है, तो एक्स हो गया देने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो हम एक्स को क्रेडिट करेंगे और ऊपर तो रियलाइजेशन ही आएगा। तो आपकी एंट्री रियलाइजेशन टू कैश भी बन सकती है, जो कि जनरली बनती है, और अगर लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पहला ऑप्शन है डेबिट रियलाइजेशन, क्रेडिट लायबिलिटी, ये गलत हो गया। डेबिट लायबिलिटी ये वैसे ही गलत हो गया। डेबिट रियलाइजेशन एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जो दे रखा है ये वाली एंट्री बिल्कुल सही है। वैसे इसका ट्रू सेंस ये होता है, एक्स ये कहता है कि क्रेडिटर के 80,000 मैं दे दूंगा, वो पैसे मेरे खाते में जमा कर दो, तो वो पैसे हम एक्स के खाते में जमा कर देते हैं। इस तरह से एंट्री होती है, तो सी इसका बिल्कुल सही गिवन है। नेक्स्ट कहता है कि एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन बैलेंस स्टैंडिंग इन द अक्यूमुलेटेड रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू। कम से कम इस पूरी पार्टनरशिप में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि अगर आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है, सपोज करो एक्स वाई जेड नाम से पार्टनर्स हैं, तो ये जनरल रिजर्व मतलब पुराने संचित लाभ, आपके पास पुराने प्रॉफिट बचे हुए हैं जिनका बेसिकली सीआर नेचर होता है, पूरी पार्टनरशिप में फिक्स है, आपको इस जनरल रिजर्व को डीआर करना है और जितने भी पार्टनर्स हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। ठीक है, मैं यहाँ बता दूँ गुडविल का ट्रीटमेंट फिर भी बदलता है। सपोज करो इस क्वेश्चन में गुडविल होती तो पार्टनरशिप और एडमिशन और रिटायरमेंट में गुडविल में का ट्रीटमेंट अलग होता है और इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है। लेकिन जो जनरल रिजर्व है या P&L है उसमें कोई चेंज नहीं है, हमेशा इसे आपको पुराने पार्टनर्स में बांटना है। तो इसने कहा कि वसूली के समय जो भी आपका रिजर्व संचित है उसमें जो भी बैलेंस चल रहा है उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस बी गलत, कैश गलत, रियलाइजेशन गलत, ये सही है, डी इसका आंसर डी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिफंड ऑफ प्रीमियम ऑन डिसोल्यूशन कैन नॉट बी अलाउड इफ। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। सपोज करो हमारी एक फर्म होती थी, एक्स और वाई की फर्म होती थी, है ना, इसमें जेड आया और जेड जब आया तो वो 2 लाख रुपए उसने ऊपर से दिए मतलब उसने प्रीमियम दिया, और प्रीमियम किस लिए देते हैं, गुडविल के लिए। यानी जेड का जब एडमिशन हुआ होगा तो कहानी है कि इसने 5 लाख रुपए तो कैपिटल के दिए, इसके अलावा इसने 2 लाख रुपए गुडविल के दिए, और ये भी मान लेते हैं कि हमने इसको आश्वस्त किया कि कम से कम फर्म 10 साल तो चलेगी, ऐसा हमने उसको कहा। अब ये भी मान लो कि 3 साल बाद फर्म को डिसॉल्व करने की नौबत आ गई, फर्म के समापन का समय हो गया या ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है कि जेड ये चाहेगा कि भाई मेरे 2 लाख रुपए वापस करो या 3 साल के पैसे काट लो, बाकी पैसे वापस करो। तो क्या ये पैसे वापस होंगे? लॉजिकली हाँ। अगर आपने इसको 10 साल के लिए बुलाया था और 3 साल में ही भगा रहे हो, पूरी फर्म निपटा रहे हो, तो इसका पैसा वापस होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। अगर फर्म की समाप्ति किसी पार्टनर की मृत्यु की वजह से हो रही हो, मतलब अगर ये जो फर्म का समापन हुआ वो किसी के डेथ की वजह से हो रहा है, तो फिर हम ये पैसा रिफंड नहीं करेंगे। सीन 2, अगर फर्म की समाप्ति
उसके खुद के दुराचरण के कारण हो रही हो, मतलब जो जेड नाटक कर रहा है, रिफंड मांग रहा है, फर्म का समापन हो ही उसकी वजह से रहा है, उसने जो मिसकंडक्ट किया उस वजह से फर्म का समापन हो रहा है, तो पैसे वापस नहीं करेंगे। और थर्ड, अगर हमने पहले ही जो हमारी फर्म का जो पार्टनरशिप डीड है उसमें हमने पहले ही कह दिया था कि भाई किसी भी केस में, किसी भी दशा में हम प्रीमियम वापस नहीं करेंगे, या जब हम फर्म के समापन का समझौता कर रहे थे उस समझौते में हमने लिख दिया था कि प्रीमियम वापस नहीं की जाएगी, तो ये तीनों दशाएं ऐसी हैं जहां प्रीमियम वापस नहीं होती। अब अगर साझेदार की मृत्यु की वजह से फर्म भंग हो रही है तो वाकई में रिफंड नहीं दिया जाएगा। जहां दावा करने वाले साझेदार के कदाचार की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से विघटन हो रहा है, तो सही बात है, इस मामले में भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। और जहां किसी समझौते के अनुसार विघटन हो रहा है, इस केस में भी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी मामलों में रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर डी होगा। ठीक है जी, तो डी आंसर रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per the Garner versus Murray rule, the loss due to the insolvency of a partner is to be borne by the other partner. फर्म के क्वेश्चनों में एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि जैसे सपोज करो एक्स वाई जेड है और इनका रेशो है 3:1, ठीक है, और ये भी कहानी मान लो कि इनकी कैपिटल है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और इसकी कैपिटल है 1 लाख नेगेटिव, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि इस कहानी में जेड दिवालिया हो गया। जेड दिवालिया हो गया का प्रैक्टिकली मतलब ये है कि जेड की कैपिटल माइनस चल रही थी। जब हमने उसे कहा कि आप 1 लाख रुपए लाओ, तो वो घर से लाने में असमर्थ है, उसके पास पर्सनल असेट कुछ भी नहीं है कि वो फर्म में ला सके। ओके, तो बात यह है कि ये जो जेड की कमी है वो कौन पूरी करेगा? जेड की इस पूंजी की कमी को एक्स और वाई पूरा करेंगे। एक्स और वाई को बोलेंगे सक्षम साझेदार, या इनको बोला जाएगा साहूकार साझेदार, अंग्रेजी में इनको कहा जाएगा सॉल्वेंट पार्टनर्स। अब लड़ाई इस बात की है कि ये जो 1 लाख का लॉस है ये 3:2 में बेयर होगा या 5:3 में बेयर होगा। तो जो गार्नर वर्सेस मरे का बहुत ही फेमस मुकदमा हुआ था, उसमें कैपिटल रेशो दिया गया था जजमेंट में कि अगर कोई दिवालिया है, अगर कोई लॉस इंसॉल्वेंसी से हुआ है, तो वो लॉस जो है वो कैपिटल रेशो में बेयर किया जाएगा। तो इसका आंसर बी रहेगा। पूंजी के अनुपात में दिवालिया साझेदार की कमी को पूरा किया जाएगा। इसे मैंने खुद ऐसे याद कर रखा है कि दिवालिया साझेदार मतलब शरीर में खून की कमी। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है तो ये खून वो लोग देंगे जिनके पास खून ज़्यादा है। और यहाँ मेरा कहने का मतलब है खून से मतलब है कैपिटल, कि अगर कैपिटल की कमी है तो कैपिटल का रेशो अप्लाई होगा। यही बात गार्नर वर्सेस मरे मुकदमे में, जिसमें न्यायाधीश का नाम था जोएश, उसने कहा था, और दिवालिया होने वाले साझेदार का नाम था विल्किंस। उस मामले में यही जब झगड़ा हुआ तो यही डिसीजन निकल के आया, कैपिटल रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहचानिए। पहला है यदि सभी साझेदार दिवालिया हैं तो संपत्ति वसूली खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती है। ओके, ये गलत लिखा हुआ है। यदि सभी साझेदार दिवालिया हैं तो दायित्व वसूली खाते में स्थानांतरित नहीं की जाती है, ये सही लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, अलग है। जनरली हमें ये याद है कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट होते हैं और जितने भी बाहर के लाइबिलिटीज़ होते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होते हैं, वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फर्म ऐसी है जैसे एक्स वाई जेड है, ये सारे के सारे दिवालिया हो जाते हैं, किसी के पास भी पर्सनल असेट नहीं है और फर्म के पास बाहरी लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए पैसा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां सारे के सारे लोग पागल हो गए हों, पागल से मेरा मतलब सारे के सारे दिवालिया हो गए हों, तो उस समय आपको हाइब्रिड अप्रोच लेनी है।
उस समय असेट असेट तो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे एज यूजुअल जाएंगे। लेकिन जो आपके लाइब्रेरीज हैं, सपोज करो आपके पास क्रेडिटर है, ओवरड्राफ्ट है और कोई लाइब्रेरीज है, इनको आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे और इनको थोड़ा थोड़ा जो पैसा अवेलेबल है वो भुगतान किया जाएगा। तो ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन है, पर अगर सारे पार्टनर दिवालिया हो जाए तो ये बात सच है कि फिर लाइब्रेरीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो ये इसमें जो बी स्टेटमेंट दे रखा है वो सच है। ये कहना कि दोनों के दोनों सत्य हैं और ये कहना कि दोनों के दोनों झूठ हैं, ये नहीं है बात। तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है इफ़ ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, वही क्वेश्चन चल रहा है, देन द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। मान लीजिए जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, अगर मैं फर्म के समापन की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है और जैसे पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई जेड, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो आखिर में इनका जो भी पैसा होता है उसका हिसाब कर दिया जाता है। जैसे इसका फाइनल पेमेंट 20,000 कर दिया, इसका 10,000 कर दिया, इसका 5,000, जो भी होता है, जो भी फाइनल पेमेंट होता है वो इनका कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये सारे साझेदार दिवालिया हैं तो फिर तो इनको लाना चाहिए, पैसा लाना चाहिए। ये ला नहीं पा रहे हैं, तो इनके खातों में जो भी कमी रहती है उसे डेफिशिएंसी अकाउंट से पूरा किया जाता है। ये अकाउंट आपने बहुत कम सुना होगा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो दो लोग हैं, बिल्कुल नॉर्मल अलग क्वेश्चन है। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है, आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे कि श्याम पे हम 10,000 मांगते थे और हमें 6,000 रुपये मिले, वो दिवालिया हो गया, 6,000 मिले, 4,000 डूब गए। तो इस तरह की एंट्री आपने देखी होगी कि जितना पैसा आया उसे कैश में लिख दिया, जितना पैसा डूब गया उसे हमने बैड डेट्स में लिख दिया, और जिसने हमारे साथ ऐसा किया उसका नाम लिख दिया, उसमें पूरी राशि लिख दी। तो ये तो वो पार्टी होती है जो पैसा प्राप्त करती है। सोचो, जो पार्टी पैसा खाती है या जो कहें जो दिवालिया हो जाती है, वो क्या करती होगी। तो श्याम जो दिवालिया हो गया है वो जितना दे पाता है उसके लिए कैश लिखता है, और जितने नहीं दे पाता उसके लिए वो डेफिशिएंसी अकाउंट यूज़ करता है। तो जब वो राम का अंतिम भुगतान करेगा तो जो भुगतान कर दिया उसके लिए कैश, और जितना राशि वो नहीं दे पाया उसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट यूज़ होता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर सारे साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो उनके कैपिटल खाते की जो कमी है, वैसे तो क्या होता है कि जैसे एक्स वाई जेड है, उसमें अगर जेड दिवालिया है तो जेड की इस कमी को एक्स और वाई पूरा करते हैं। उसकी एंट्री कुछ यूँ होती है, एक्स वाई टू जेड। लेकिन अब ये तो सारे ही दिवालिया लगे पड़े हैं, तो एक्स दिवालिया हो रखा है, वाई दिवालिया है, जेड दिवालिया है, पैसे ये ला नहीं पा रहे, तो इसकी इस कमी को डेफिशिएंसी खाते में डाल दिया जाता है, और फिर बाहर वाले क्रेडिटर्स को भी डेफिशिएंसी अकाउंट से निपटाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, न्यूनता खाता, इसे बोलेंगे डेफिशिएंसी खाता। इसका आंसर ए रहेगा। ग्यारहवा क्वेश्चन कहता है व्हेन फर्म डिसॉल्व्स देन गुडविल इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। ठीक है, अब आप बात ध्यान दीजिए, जो आपके पास बैलेंस शीट है, ठीक है, और ये बैलेंस शीट के अंदर आपके पास यहाँ गुडविल है, और गुडविल की राशि है 60,000 रुपये, और पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई जेड। जनरली क्या होता है, जो गुडविल आपको दिखाई दे रही होती है असेट साइड में, उसका डीआर नेचर होता है, तो हम गुडविल को सीआर कर देते हैं और एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट को डीआर कर देते हैं। कि सर ऐसा कब करते हैं, अगर आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, जैसे मान लो एक्स वाई जेड की एक फर्म में पी का प्रवेश होने वाला है, तो पी के प्रवेश से पहले पुरानी गुडविल को पार्टनर्स में डाल के राइट ऑफ कर देते हैं। या अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है कि सपोज फर्म में से जेड जा रहा है, तो भी जेड के जाने से पहले इस गुडविल को इस तरह से राइट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर समापन का क्वेश्चन है, अगर आपकी फर्म का समापन हो रहा है,
तो बाकी असेट की तरह इसे भी रियलाइजेशन में डालते हैं। तो गुडविल जो डेबिट नेचर होता है उसे आप क्रेडिट करेंगे, और सबका पापा रियलाइजेशन है और आपको इसी अकाउंट का यूज़ करना है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट पूरी पार्टनरशिप में एक जैसा है, लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट नॉर्मल क्वेश्चंस में अलग होता है और समापन वाले क्वेश्चन में अलग होता है। अब इनकी बात पे आते हैं कि अगर फर्म विघटित हो जाती है तो ख्याति खाते को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ए इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन इज, सपोज कीजिए कि आपने वसूली खाता बनाया, डीआर की तरफ अमाउंट आई 5 लाख रुपए, सीआर की तरफ की जोड़ हुई 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए हुआ। डीआर भारी है, इसका मतलब है आपको ये लॉस हो गया। अगर ये लॉस हो गया तो ये कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स को भुगतना होगा। अगर आप इधर से एंट्री जनरेट करोगे तो कुछ इस तरह की एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये सर किस चीज़ की एंट्री है, ये लॉस को चार्ज करने की एंट्री है। मैंने हमेशा कहा है अगर लॉस होगा तो वो पार्टनर्स से वसूला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल से। इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये एंट्री होगी। क्वेश्चन ये था कि लॉस ऑन रियलाइजेशन का क्या किया जाता है, इस राशि से पार्टनर्स के कैपिटल को डीआर कर दिया जाता है, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। ये बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन में नहीं देखूंगा, ए आंसर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदारों में से एक एक्स को विघटन कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में 3,000 रुपये प्राप्त होने थे। साझेदारी की पुस्तकों में प्रविष्टि इस प्रकार होगी। ओके, देखिए, जब फर्म का विघटन होता है तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आपको असेट्स बेचनी है। सोचो अगर आपको असेट्स बेचनी है तो हो सकता है कि आप एक ब्रोकर दलाल की सर्विस लो। इसने कहा मैं चीज़ बिकवा दूंगा, 3,000 रुपये लूँगा सपोज। तो 3,000 रुपये जब इसको हम देंगे तो कैश जाएगा और एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, फर्म का समापन हो रहा है, सारे लॉसेस को एक जगह डाल देते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये लॉस हम डाल देंगे। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब सपोज करो हमारे 3 पार्टनर हैं जिनमें से XYZ नाम है और X बहुत समझदार है, तो हमने X को जिम्मेदारी दी कि आप ये मशीन है ये बेच दो, आप बेचोगे तो हम आपको 5% कमीशन देंगे। मान लो कहानी है कि उसने मशीन को 60,000 रुपये में बिकवा दिया, 60,000 में बिकवा दिया, तो 3,000 रुपये कमीशन है। तो ये 3,000 कमीशन X से आप लोगे या दोगे? सर 3,000 कमीशन हम X को देंगे, यानी ये पैसे उसके खाते में जमा किए जाएंगे, तो 3,000 रुपये हम X के खाते में जमा करेंगे। ठीक है, यानी बाहर का कोई बंदा होता है तो उसकी कमीशन तो अपन नकद में चुका देते हैं, यहाँ पार्टनर की कमीशन है तो पार्टनर की कमीशन हम उसके खाते में जमा कर देंगे, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि उसका जो रेम्यूनरेशन है, उसका जो मेहनताना है, पारिश्रमिक में शब्द बनता है परिश्रम, मेहनताना में शब्द है मेहनत, उसकी मेहनत का जो 3,000 रुपया है उसके लिए एक्स के पूंजी खाते को डीआर किया जाएगा, गलत बात। रियलाइजेशन को डीआर किया जाएगा, एक्स के कैपिटल खाते को सीआर किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन इस पे मिलेंगे फॉर्म्स रिजोल्यूशन पे। 20 और क्वेश्चन ऐप में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे मैं अनलॉक कर दूंगा, तो अगर आपको और क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अ कोर्ट मे डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। एक न्यायालय साझेदारी फर्म को निम्नलिखित आधार पर भंग कर सकता है। किसी साझेदार के पागल होने पे, हाँ। साझेदार की स्थायी अक्षमता परमानेंट इनकैपेसिटी पे, हाँ। साझेदार द्वारा कदाचार करने पे, हाँ। देखिए 6-7 मामले ऐसे हैं कि अगर वो मामले हो जाते हैं, वो कारण हो जाते हैं और कोई न्यायालय को प्रार्थना करता है तो न्यायालय मामले को सुनकर
उन 6-7 आधारों पे फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। हो सकता है XYZ में से 2 लोग फर्म डिसॉल्यूशन पे राज़ी नहीं हो और एक थर्ड पार्टनर फर्म को प्ली करता है, प्रार्थना देता है। तो इन आधारों पे, ये तीनों आधार ऐसे हैं और भी मैं बताऊंगा, इन ऑल 1, 2 एंड 3 रीजंस फर्म कैन डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ये वो कारण है जहां न्यायालय इन्वॉल्व हो जाता है। धारा 44 है, अगर कोई साझेदार अनसाउंड माइंड का है, अस्वस्थ मस्तिष्क का है तो, और अगर कोई साझेदार परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है तो, अगर कोई साझेदार दुराचरण मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है तो, अगर कोई पार्टनर जानबूझ के विलफुल ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट कर रहा है तो, कोई साझेदार अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है तो, लगातार बिजनेस लॉस में जा रहा हो, या और कोई उचित और न्यायपूर्ण कारण। इसके अंदर फिर और भी बहुत सारे रीज़न बन सकते हैं। इन सब मामलों में न्यायालय मुकदमा चलाने पर समापन का आदेश दे सकता है। ठीक है, विघटन के समय साझेदारों का वसूली खाता डैश डैश द्वारा बंद कर दिया जाता है। बड़ा सिंपल है, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, इसमें सारे असेट ट्रांसफ़र होते हैं, सारे लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, असेट से वसूली होती है, लायबिलिटीज़ का भुगतान होता है। उसके बाद जो भी नतीजा होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर जैसे CR ज़्यादा होता है DR से तो आपको लाभ हो रहा है, और अगर DR ज़्यादा है CR से तो आपको हानि हो रही है। जो भी लाभ हानि रहता है वो पार्टनर्स में डाल दिया जाता है। तो जो वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालकर बंद कर दिया जाता है। जब हम फर्म के समापन के क्वेश्चन सिखाते हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर थर्ड नंबर पे आपको कैश अकाउंट बनाना है। इसका मतलब है सबसे पहले ये खाता बनेगा, इस खाते का रिजल्ट इधर आएगा, और इस खाते का जो रिजल्ट है वो इधर जाएगा, और फिर कैश अकाउंट आखिर में अपने आप बंद हो जाएगा। फर्म के समापन के बाद कोई चिट्ठा नहीं बनाया जाता। एडमिशन के बाद चिट्ठा बनता है, रिटायरमेंट के बाद चिट्ठा बनता है, लेकिन फर्म के समापन के बाद कैश अकाउंट इक्वल हो जाता है। जो भी पैसा बचता है पार्टनर्स को दे के निपटा दिया जाता है, और फिर नया चिट्ठा नहीं बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये था कि रियलाइजेशन अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बहुत ही आसान से मैंने क्वेश्चन लिए, जो टफ वाले हैं वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिएगा, XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली है, उनकी कैपिटल चल रही है 80,000, 60,000, 40,000। इसके पास अलावा इनके पास पर्सनल असेट्स है 20,000 के, 15,000 के, 10,000 के। In case of dissolution, the extent of their maximum liability in the firm would be, assuming no personal liability। इसे आप यूँ समझो कि हम 3 दोस्त हैं, ठीक है, XYZ हैं, हम 3 दोस्त हैं, हमारी पर्सनल दुनिया चल रही है बढ़िया। फिर हमने पता नहीं हमें क्या सूझा कि हमने कहा हम एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, हम तीनों को ही थोड़ा इस लाइन में इंटरेस्ट था, हम तीनों ने रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू किया। मान लीजिए मेरा नाम X है, मैंने 80,000 रुपये लगाए, और जो दूसरा है पार्टनर उसने 60,000 रुपये लगाए, और इसने 40,000 रुपये लगाए। उस बिज़नेस में हमने पैसे लगा दिए। उसके अलावा हमारी पर्सनल ज़िंदगी भी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ घर की बात कि मेरे पास पर्सनली घर पे मेरे पास 20,000 रुपये और रखे हुए हैं, और जो मेरा दोस्त है इसके पास 15,000 रुपये और रखे हुए हैं, और जो तीसरा है उसके पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं। रूल ये होता है कि जो फर्म की लायबिलिटी है वो फर्म के असेट से चुकाई जाती है, और जो पर्सनल लायबिलिटी होती है वो पर्सनल असेट से चुकाई जाती है। ये एक बात है। लेकिन अब सपोज़ करो, मान लीजिए कि हमारा कोई प्रोडक्ट खा के मर गया और हमें उसे पैसे देने हैं, तो मुझे कितने पैसे मिलाने पड़ेंगे? तो 80,000 रुपये मैंने फॉर्म में लगा रखे हैं, वो मेरे निपट सकते हैं, और 20,000 मुझे घर से लाने पड़ सकते हैं। यानी ऑल टुगेदर मेरे ऊपर 1,00,000 रुपये की लायबिलिटी आ सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मेरे पास है ही नहीं। उसके बाद तो मैं इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाऊँगा। वाई के ऊपर
अधिकतम 75,000 रुपये की लाइब्रेरी आ सकती है और जेड के ऊपर 50,000 की लाइब्रेरीज आ सकती है। ये सिर्फ केवल ये समझाने के लिए है कि फर्म में जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब ये है कि फर्म में उनकी जो पूंजी है वो पूरी जीरो हो सकती है, और दूसरा ये हो सकता है कि उनके पास जो पर्सनल असेट हैं, पर्सनल एसेट से पहले वो पर्सनल लाइब्रेरी को निपटाएंगे, उसके बाद जो कुछ भी पैसे हैं वो भी उनको फर्म में झोंकने पड़ सकते हैं। तो एक्स के ऊपर हद से हद 1,00,000 रुपए की लाइब्रेरी आ सकती है, वाई के ऊपर हद से हद 75,000 रुपये की, और जेड पे हद से हद 50,000 की लाइब्रेरी आ सकती है। उसके बाद तो ये लोग दिवालिया हो जाएंगे। आंसर ए रहेगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द गार्नर वर्सेस मरे रूल रियलाइजेशन लॉस शुड बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स। ये क्वेश्चन है स्लिपरी, फिसलने वाला। होता क्या है कि बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है, उसे याद हो जाता है कि गार्नर वर्सेस मरे रूल हो तो कैपिटल रेशो लगाते हैं, इसलिए फिर वो ज़्यादा दिमाग लगाता। लेकिन यूँ समझो कि क्वेश्चन में दो तरह के लॉस होते हैं। एक लॉस होता है रियलाइजेशन लॉस और एक लॉस होता है इंसॉल्वेंसी लॉस। संपत्ति को बेचने से, दायित्वों को निपटाने से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन लॉस। ये लॉस हमेशा और हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा, चाहे गार्नर वर्सेस मरे का नियम लागू होता हो चाहे लागू नहीं होता हो। ये वाली जो हानि है ये हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाती है। हाँ, दिवालिया की हानि कैपिटल रेशो में जाती है अगर गार्नर वर्सेस मरे रूल हो तो। लेकिन इस क्वेश्चन में दिवालिया की हानि पूछ ही नहीं रहा, इसने पूछा है कि रियलाइजेशन लॉस का क्या होगा। गार्नर बनाम मरे नियम के अनुसार वसूली की हानि का क्या होगा। तो वसूली की हानि तो पार्टनर्स में हमेशा से उनका जो लाभ हानि अनुपात होगा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसी में बांटी जाएगी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, फिसल मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन इन विच सेक्शन। तो फर्म का समापन किस धारा में दिया गया है। तो धारा 39 में फर्म के समापन को डिफाइन किया गया है, और फिर धारा 40 से 44 में फर्म के समापन के तरीकों को बताया गया है। ये क्वेश्चन केवल इसलिए है कि कुछ भी आ सकता है। आप पढ़ के गए कुछ, उसने सिंपल एक परिभाषा या धारा पूछ ली जो चैप्टर के शुरू होते स्टार्टिंग पैराग्राफ में होती है। तो कुछ भी पूछ सकता है, बहुत शुरू से या बहुत अंत तक, इसलिए गहरे पानी बैठना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। धारा 39 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन कहलाता है। उसके बाद धारा 40 में बताया गया है कि फर्म का विघटन पारस्परिक समझौते से हो सकता है। धारा 41 में बताया गया है कि फर्म का अनिवार्य समापन हो सकता है। धारा 42 और 43 में 42-43 ऊपर नीचे हो गया है। एक में सूचना द्वारा विघटन है, एक में आकस्मिक घटनाओं के घटित होने का विघटन है, और एक न्यायालय द्वारा समाप्ति जो अपन ने थोड़ी देर पहले अभी सुना। ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन फर्म हैविंग पार्टनर टीपीएस वाज एज फॉलोज। एक फर्म का जब समापन हो रहा था उस समय कैपिटल थी इतनी, क्रेडिटर थे इतने, डेप्रिसिएशन फंड थे इतने, P&L लॉस में चल रहा था। देयर वाज नो कैश बैलेंस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ असेट ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, देखिए फर्म के समापन का जो आइडियली क्वेश्चन होता है उसमें आपको बैलेंस शीट गिवन होती है। फर्म के समापन में आपको जनरली बैलेंस शीट गिवन होती है, आपको असेट दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन एक होते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, उसमें आपको संपत्ति दिखाई नहीं दे रही होती है, पर आप पता कर सकते हो कैसे। जैसे आपकी जो कैपिटल है सबसे पहले टी की, तो जैसे मैंने लिखा कैपिटल TSP 10,000, 20,000, 30,000। जब आप कैपिटल लिखें तो ध्यान रखें कभी कभी कैपिटल का भी नेगेटिव बैलेंस गिवन होता है, तो ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर इस तरफ पाए जाते हैं और वो 40,000 है। डेप्रीसिएशन फंड को हम असेट में से माइनस करके भी दिखा सकते हैं, या आप डेप्रीसिएशन फंड को इधर भी दिखा सकते हो लाइब्रेरी साइड में। इसे आप अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी कहते हो।
इसके अलावा पी एंड एल का चूंकि डी आर चल रहा है तो पी एंड एल आपको इस तरफ दिखाई देगा 30,000 से। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस शीट दोनों तरफ बराबर होती है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 10 और 20 30 और 30 60, 60 और 40 100, 120। इधर की जोड़ 1,20,000 हो रही है तो मुझे इधर की जोड़ 1,20,000 करनी पड़ेगी। और बाकी ये जो 90,000 रुपया है, बाकी ये जो 90,000 रुपये हैं, ये हैं सन्ड्री असेट्स। मुझे नहीं पता कि वो असेट्स एग्जैक्टली कौन से हैं, लेकिन बैलेंसिंग फिगर से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास 90,000 के सन्ड्री एसेट्स हैं। बाद में एक एंट्री की जाएगी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। इसने अपन से यही पूछा था कि बताओ आप रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफ़र करोगे, तो 90,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, चलो सी आंसर। ओके, तो ये अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के लिए आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखने के लिए आपको ऐप पे जाना होगा। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड डैश डैश आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा हिंदी में पढ़ लेते हैं। फर्म के विघटन के समय साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण का भुगतान संपत्तियों की बिक्री पर प्राप्त राशि में से किया जाता है, किंतु में मैं ऑप्शन पढ़ के समझ गया कि ये सीक्वेंस समझना चाहता है। मैं एक बात आपको बुनियादी वैसे ही बता देता हूँ कि सबसे पहले बाहर के लोगों को निपटाया जाता है, उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको निपटाया जाता है, और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाती है। यानी जब फर्म का समापन होता है तो सबको पता है कि फर्म के समापन होने पे असेट्स को बेचा जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि असेट्स बेचेंगे तो पैसा आएगा। वो जो कैश आएगा उसको आप मनमाने तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले उस कैश में से आपको बाहर की लायबिलिटीज़ को चुकाना पड़ेगा। उसके बाद अगर एक्स कैपिटल भी है और एक्स लोन भी है तो फिर आप उस पैसे से लोन चुकाओगे, और उसके बाद पार्टनर्स की पूंजी वापस की जाएगी। तो इनका क्वेश्चन ये था कि अगर एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अंदर एक्स का लोन चल रहा है, मान लो वो 60,000 है, तो इसका भुगतान आप कब करोगे? तो इसका भुगतान हम करेंगे दायित्व के बाद पर पूंजी से पहले। ये हो गई आपकी टाइमिंग या कहें सिक्वेंसिंग। तो बाह्य दायित्वों के भुगतान के बाद लेकिन पूंजी के पुनर्भुगतान से पहले। तो यस, लोन गिवन बाय पार्टनर विल बी सेटल्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज बट बिफोर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। एक बार आप इस नियम को समझ लीजिए। आपके पास जो असेट्स हैं, आपके पास जो असेट है, उससे जो पैसा आएगा उससे सबसे पहले आप थर्ड पार्टीज जो बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं उनका निपटान करोगे, वो कर्जा आप चुकाओगे। उसके बाद पार्टनर्स ने जो एडवांस दे रखा है या पार्टनर्स ने जो लोन दे रखा है फर्म को, वो आप निपटाओगे। और बाकी जो राशि है अगर बचती है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट करने में जाएगी। और एक बात आप एडिशनल याद कीजिए कि फर्म को जो लॉस होते हैं उस लॉस की भरपाई सबसे पहले प्रॉफिट से होती है। प्रॉफिट से नहीं हो पाती तो वो लॉस पार्टनर्स की कैपिटल को अटैक करता है, और अगर लॉस बहुत ज़्यादा है तो वो पर्सनल असेट्स को अटैक करता है। सोचो ना, कोई धंधा है, उसको वर्ष 2024 में नुकसान हुआ, तो उस लॉस की भरपाई वो कैसे करेगा? या तो उसके बाद पहले के प्रॉफिट हो, उससे भरपाई होगी। पहले के प्रॉफिट ना हो या प्रॉफिट कम हो तो वो आंच कैपिटल पे आएगी। नहीं तो वो लॉस अगर बहुत ज़्यादा हो तो आपके पर्सनल असेट्स उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो आपको लॉस से निपटने का सीक्वेंस याद करना है, और इसी तरह असेट से जो पैसा आएगा वो वाला सीक्वेंस भी याद करना है। होप मैं आपको ये वीडियो समझा पाया। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।